फाइनली इस गेम को जीत कर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें, नेपाल जो है इस ट्रांजिशन सीरीज में एक वापसी करने में कामयाब हुआ है और अब पूरी तरह से वापस से खुल गया है कि आखिर फाइनल में कौन सी टीमें यहां पर पहुंचने वाली है। नीदरलैंड्स एक तरफ 2 मैच जीत चुका है, अब नामीबिया और नेपाल दोनों एक एक मैच जीत चुके हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये पूरी से खुल गया है कि आखिर फाइनल्स में कौन कौन सी टीमें पहुंचेगी, क्योंकि आज एक डू और डाई गेम था नेपाल के लिए। अगर वो मैच हारते तो आज कहीं ना कहीं एग्जिट हो जाते इस ट्रांजिशन सीरीज के फाइनल की रेस से, लेकिन अभी वो पूरी तरह से बने हुए हैं। सबसे पहले दो चीज कहेंगे हम कि नामीबिया और नामीबियन टीम की एज अ कैप्टन और पूरी टीम की, और कुशल मल्ला आरिफ शेख की खास करके इनको हम थैंक्स कहना चाहेंगे कि कहीं ना कहीं आपकी वजह से आज इंडायरेक्टली वापस से कई सारी चीजों पर सही साबित हो रहा है। उसकी बात आगे जरूर करेंगे और भी कई सारी चीजें उस पर बात भी करनी होगी। चलिए आज बात करते हैं इस गेम की। सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत हम फेस बाय फेस से करेंगे। पैटर्न हमारा वही रहेगा क्योंकि एक एक चीज जानना जरूरी है, भले जीत आई हो या फिर नामीबिया के लिए हार आई हो, लेकिन हर चीज को एक सिस्टम के हिसाब से जाना बहुत जरूरी है। जरूर अगर बात करें 1 से 6 ओवर की तो नेपाल ने 51 रन बनाए 2 विकेट के नुकसान पर, वहीं नामीबिया ने 44 रन किए 1 विकेट के नुकसान पर। तो ये फेस 2 विकेट के नुकसान, माफ कीजिएगा 2 विकेट के नुकसान पर। तो ये फेस ऑब्वियसली नेपाल के नाम रहा। 2 विकेट यहाँ गवाए नामीबिया ने और पीछे रहे वो रन के मामले में। 7 से 15 ओवर की बात करें फेज 2 की तो यहाँ पर नेपाल ने 85 रन किए और 2 विकेट का नुकसान यहाँ पर टीम को हुआ। वहीं नामीबिया ने 89 रन इस फेज में बनाए 7 से 15 ओवर में और 1 विकेट का नुकसान हुआ। यहाँ पर नामीबिया ने बहुत इस फेज को अपनी ओर किया, यानी कि जीता इस फेज में। 16 से 20 की बात करें तो ये फेज 44 रन 4 विकेट नेपाल के भी गिरे और नामीबिया के भी 44 रन और 4 विकेट गिरे हैं। पर नामीबिया इस फेस में इस मैच को हारा, इस वजह से ये जो फेस है ये नेपाल के नाम रहा। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि पहले फेस में वो 7 रन पीछे थे नेपाल से और दूसरे फेस में वो सिर्फ 4 रन ही उसमें जो कवर कर पाए। यानी अभी भी अगर हम देखें तो 3 रन करीब बचे थे और उसी से मैच 2 रन से वो मैच हार गए और 3 रन तो खैर जीतने के लिए चाहिए था, 4 रन चाहिए थे जीतने के लिए, 3 रन से मैच हारे। 181 का टारगेट था। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं हाल जो है आज के गेम में यहाँ पर रहा है। फेस बाय फेस की बात करें, चलिए डॉट बॉल्स कंपैरिजन की यहाँ बात की जाए तो डॉट बॉल्स के फेस में क्या हाल है आज? नहीं, जरूर देखिए अगर डॉट बॉल्स की बात करें तो 1 से 6 ओवर में नेपाल ने 17 डॉट बॉल खेली, नामीबिया ने 12 डॉट बॉल्स। वहीं पर उसके बाद 7 से 15 ओवर के बीच नेपाल ने 15 डॉट बॉल और नामीबिया ने 8 डॉट बॉल्स खेली और 16 से 20 में नेपाल ने 8 डॉट बॉल्स खेली और नामीबिया ने 9 डॉट बॉल्स खेली। बिल्कुल, तो अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे तो नेपाल ने करीब करीब 40 डॉट बॉल्स खेली हैं आज की इस गेम में, और वहीं पर अगर हम देखें तो 29 डॉट बॉल्स यहां पर खेली है नामीबिया ने। तो कहीं ना कहीं 40 नेपाल और 29 नामीबिया ने खेली है। नामीबिया ने कम डॉट बॉल्स खेली हैं, फिर भी आखिर वो इस गेम को कहां पर हार गए और किस तरह से वो हारे, इसको हम एनालिसिस में आपको समझाने की कोशिश जरूर करेंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर बैटिंग की। बैटिंग कार्ड ऑलरेडी आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे हैं। जैसे कि आज एक चीज और कहना चाहिए, कुशल बुर्तल को बिल्कुल भी एग्जिट नहीं करना चाहिए था। कुशल बुर्तल टीम में बने रहे तो बेहतर है, उन्हें लगातार मैचेस मिले। एक आध डेथ जरूर आए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उन्हें बाहर करते हैं। अगर वो T20 वर्ल्ड कप के आपकी स्क्वाड में है तो डेफिनेटली आपको उन्हें लगातार मैचेस देने चाहिए, खिलाने चाहिए थे। वो अननेसेसरी था वहां पर छेड़ना कि आपने कुशल बुर्तल को जो एग्जिट किया है। तो जैसे हमने कहा कि हम भले मैच जीते हो, लेकिन जो चीजें गलत लगी हमें वो हम जरूर हमारी वीडियोज में लगातार कहते रहते हैं। तो खैर वो अननेसेसरी था। अब यहाँ बात करें अनिल शाह के बारे में, उसके बाद आसिफ शेख यहाँ पर आए, रोहित पुड़ाल आए और गुलशन जहां, सबने अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशंस यहाँ पर दिए हैं। अनिल शाह के विकेट के बारे में आयन आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, बहुत स्ट्रगल भी कर रहे थे। 17 बॉलों में 23 रन उन्होंने किए हैं, काफी स्ट्रगल्स कर रहे थे। जब सामने वाला बॉलर बॉलिंग करा रहा है तो कुछ ऐसा लग रहा है कि शायद वो किसी और ही पिच पर बॉलिंग करा रहे हैं, बॉलिंग विकेट पर वो बॉलिंग करा रहे हैं, ऐसा लग रहा था। लेकिन इतना ज्यादा स्ट्रगल हमें करते हुए नजर आए हैं अनिल शाह, और उम्मीद करेंगे कि अगर उन्हें मौके मिल रहे हैं तो शायद वो उस मौके को भुनाएं, क्योंकि बहुत कम मौके ही मिल पाएंगे आपको अगर वर्ल्ड कप से पहले और अब से जो आपका मौका शुरू हुआ है। पर शायद एक और चांस उन्हें मिलने की उम्मीद है, जैसे कि देखने में नजर आ रहा है अगले मैच में। तो आप अगले मैच में जरूर अच्छा करिए ताकि कुछ वजन आए आपके परफॉर्मेंस से, ज्यादा हम बात कर पाए, लेकिन इससे बात करने लायक कुछ। बिल्कुल, और अगर आप शॉट्स के भी देखेंगे वो लगभग हर बॉल को ही लेग साइड में मारने की कोशिश कर रहे थे। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बॉल के मेरिट के हिसाब से कहीं ना कहीं खेले नहीं है। आज की 23 रन की इनिंग में भी एक आध कुछ अच्छे शॉट जरूर आए, बड़े शॉट जरूर आए, लेकिन डेफिनेटली क्रिकेट ये जरूर कहेगा कि आप हर गेंद को अगर लेग की तरफ खेलने की कोशिश करेंगे
तो आप स्ट्रगल कर रहे थे क्लियरली। जो बॉल पे आप आउट हुए वो भी कहीं ना कहीं पढ़कर ऑफ स्टंप की तरफ भाग जाते, आप उसे भी कहीं ना कहीं हवाई फायर करने गए और एज लगा और विकेट कीपर कैच आउट। आसिफ शेख की बात करें, बहुत ज्यादा वो कहीं ना कहीं ऑफ स्टंप की तरफ निकल कर आ गए और उनका बदला लगा, डाउन हो गए वहां पे, उनसे भी यहाँ पर एरर हुआ है। रोहित पटेल की बात करें, वो फिर से वही आगे आकर उन्होंने शॉट खेले, उन्होंने कैच दे बैठा, चौका लगाया था उन्होंने उससे पिछली ही, इससे एक दिन पहले ही मेरे ख्याल से शायद चौका लगाया था, एक बॉल पहले चौका लगाया था, लेकिन उसके बाद वहां पर फिर बहुत ही घटिया शॉट खेलकर, खराब शॉट खेलकर उन्होंने अपना विकेट यहाँ पर गवा दिया, जबकि एक बाउंड्री आ गई थी। उसके बाद गुलशन को यहाँ आज भेजा गया और उन्होंने भी कुछ एक आध बड़े हिट्स यहाँ पर जरूर लगाए, कुछ बनाने की कोशिश की, लेकिन एट द एंड वो भी कहीं ना कहीं अच्छी डिलीवरी में एलबीडब्ल्यू होते हुए यहाँ पर नजर आ गए। अब यहाँ पर एक चीज मैं क्लियरली आपके सामने रखना चाहूंगा, एंड मैं चाहूंगा आप वो चार्ट भी यहाँ पर निकालें जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कहां पर डेली क्रिकेट वापस से बिल्कुल सही साबित हुआ है। अब शुरू के 7.2 ओवरों में नेपाल के 64 रन पर 4 विकेट गिर गए थे। यानी अगर आप देखेंगे तो 44 गेंदों में 64 रन बनाए नेपाल ने शुरू के 44 गेंदों में, और 4 विकेट उन्होंने अपने गंवा दिए, और जो उस वक्त नेट रन रेट चल रहा था नेपाल का वो था 9.2 का। यानी आपने 64 रन बनाने के लिए 4 विकेट अपने गंवा दिए, सारे के सारे लगभग शॉट खेलते हुए और हवाई फायर के चक्कर में कहीं ना कहीं यहाँ पर गए हैं। उसके बाद जब कुशल मल्ला और आरिफ शेख की यहाँ पर एंट्री होती है, और उनको अगर आपने नोटिस किया होगा, जिन्होंने मैच देखा है, डेफिनेटली उन्होंने कितनी ज्यादा दौड़ लगाई है ग्राउंड के बीच। उन्होंने शुरुआत ही ऐसे की कि जहां पर खराब बॉल मिली वहां पर उन्होंने उसे छोड़ा भी नहीं, और खूब दौड़े हैं दोनों बीच में, सिंगल्स निकाले हैं, डबल्स निकाले हैं, और उसी का असर है कि आप देखेंगे कि उन्होंने स्टिच की पार्टनरशिप 85 रनों की 55 बॉलों में, तो और विकेट सिर्फ गिरा एक। तो यहां पर आप देख सकते हैं बिना रिस्क लिए, बिना खराब शॉट खेले, सिंगल डबल्स सिंगल्स भाग कर भी उन्होंने उन टॉप 4 जो बहुत तेज तरार हाई हिटर बैट्समैन जो कहीं ना कहीं खुद को यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने मैच 44 बॉल में 64 रन किए, और लेकिन 4 विकेट गिर गए, लेकिन यहाँ पर 1 विकेट खोकर टीम ने 85 रन जोड़ लिए 55 गेंदों में, और उससे लगभग वैसे ही नेट रन रेट से, रन रेट में भी बड़ा जो है गिरावट नहीं है, आप क्लियरली इस चार्ट पर देख पा रहे। तो ये होता है कि बिना रिस्क लिए भी आप आराम से रन रेट को चेक इन कर सकते हैं, एक प्लेटफॉर्म सेट करके। और जहां पर जो भी आपने 6 देखे कुशल मल्ला के, वो सब बेहतरीन स्लॉट बॉल्स थी, उनके रडार में आई और उन्होंने कहीं ना कहीं बाहर भेजा। एक भी उन्होंने ऐसी बॉल पर शॉट लेने की कोशिश नहीं की जो बहुत ज्यादा रिस्की थी या खराब। बिल्कुल। और जैसे ही उनके स्लॉट से बॉलें हटी, तब वो स्ट्रगल करने लग गए, जब उन्होंने देखा कि लास्ट की 10-15 बॉल में उनसे इतनी हिटिंग हो नहीं रही थी। लेकिन जो ये फेज था, आप शुरू के 4 विकेट आपने देखे, जैसे आपको बताया, उन्होंने इतना सब कुछ उठा के मारकर भी सिर्फ 64 रन बनाए और अपने 4 विकेट गवा दिए। लेकिन यहाँ पर इस जोड़ी ने सिर्फ 1 विकेट गवाया और लगभग उसी रन रेट से रन बनाकर दे दिया। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर बॉल पे हवाई फायर करना है, हर बॉल पे बाउंड्री लगानी है। ये भी एक तरीका है टी20 क्रिकेट में शानदार तरीके से गेम को आगे बढ़ाने का और टीम को एक अच्छे सिचुएशन पहुंचाने का। उसके बाद जो लास्ट के 5 ओवर रहे हैं, उसको टीम बनाने में कामयाब नहीं हुई। आसिफ और कुशल ने एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म दे दिया था। नहीं, जरूर। और उसके बाद कुशल मल्ला भी अच्छी एक पार्टनर, मतलब 50 अपनी करके आउट हुए। उसके बाद दीपेंद्र ने भी 2 चौके लगाए, फिर वो भी आउट होकर चले गए। काफी जल्दबाजी हमें देखने को मिली आखिरी की, अगर हम डेथ फेस में बात करें। इसलिए 44 रन ही बने वहां पर, जहां पर शायद और ज्यादा रन होने चाहिए थे, करीबन 55 या 60 रन वहां जोड़े जाने थे, लेकिन 4 विकेट गिर गए और सिर्फ 44 रन बने। बिल्कुल। तो लास्ट फेज में कहीं ना कहीं गेम थोड़ा सा जो है वापस से नाइविया की तरफ थोड़ा पेंडुलम होके गया, जब लास्ट फेज में इतने ज्यादा रन नहीं बने। लेकिन कुशल और आरिफ की जो पार्टनरशिप रही है, वो कहीं ना कहीं एक बेहतरीन केस स्टडी रहेगी सीखने के लिए कि आप किस तरह से बिना रिस्क लिए, बिना खराब शॉट खेले भी उसी रन रेट से नेट रन रेट कर सकते हैं। जो जैसा मैंने आपको बताया, शुरू के 7 ओवर में भी 9 का ही रन रेट चल रहा था टीम का, लेकिन 4 विकेट खो दिए थे। लेकिन कुशल आसिफ ने 9 के रन रेट से रन किए, कुशल आरिफ ने 9 रन के रन रेट से रन किया, लेकिन विकेट सिर्फ 1 नेपाल ने खोया। ये तरीका होता है कि आप बिना रिस्क लिए भी रन टीम बहुत अच्छा कर सकते हैं। लगातार 2 मैचों से कह रहा है, थोड़ी सेंसिबल क्रिकेट अगर आप दिखाते तो वो दोनों गेम टीम जीत सकती थी। यहाँ पर 3-0 होता नेपाल बजाय इसके। ये सेंसिबल क्रिकेट की जरूरत पहले दो मैचेस में थी विद द बैट। एंड बॉलिंग की बात करें, बॉलिंग नाइविया की किस तरीके की रही है और आपके कैसे देख रहे हैं बॉलिंग कार्ड आ रहा है? जरूर बेन शिकागो लगातार अच्छा कर रहे हैं। और क्या रीजन है आपको लग रहा है? दोनों मैचों में जबरदस्त किया है उन्होंने, नीदरलैंड के खिलाफ भी कल कमाल की बॉलिंग थी। बिल्कुल, ब्लॉक होल का बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं, वो फुल बॉल डालते हैं, बिल्कुल स्टंप पे लाइन पर पैरों की तरफ जाती है वो बॉलें, और एकदम फुल बॉलें होती हैं। आप ये नहीं कहेंगे कि फुल टॉस, यानी कि वो प्रैक्टिस करते हैं इन बॉलों की काफी।
मोस्टली बॉलें हैं उनकी जो एकदम यॉर्कर जाके लगती हैं, यॉर्कर लेंथ पे फुल बॉल जाती हैं और बहुत कमाल की होती हैं, अच्छी स्पीड भी ठीक ठाक रहती है, थोड़ी बहुत बेटर रहती है और वही उनका सबसे बड़ा एक हथियार है, उनका वेपन है जो वो इस्तेमाल करते हैं। 4 ओवर में 28 रन 3 विकेट आज फिर निकाले ट्रम्पलमैन ने। शुरुआत में थोड़ी कहना होगा जो सामने वाले बल्लेबाज जो अनिल शाह, रोहित, उसके बाद आपके आसिफ स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे, उसका फायदा उन्हें भी मिला कि 4 ओवर में 31 रन 1 विकेट उन्होंने निकाला। बाकी स्पिनर्स वगैरह थोड़े से खर्चीले जरूर हुए, थोड़ा सा यहाँ से उनसे भी रन्स की, लेकिन इतना ज्यादा रन फिर भी बोर्ड पे नहीं लगा। अगर आप देखें ये सेकंड इनिंग टोटल है जो नेपाल ने फर्स्ट इनिंग में लगाया है। बिल्कुल ये एक सोचने वाली बात है, हर टीम यहाँ लंबे लंबे स्कोर कर रही है, लेकिन नाइबिया की जरूर कहना होगा कि ब्रेंट शिकागो को छोड़कर और ट्रम्पलमैन ने शुरुआत में जो स्पेल डाला उसके अलावा कोई खासी बॉलिंग रही। बिल्कुल, जैक ब्रासिल ने भी भारी भरकम यहाँ पर रन लुटाए हैं, बहुत रन उन्होंने यहाँ पर लुटाए हैं और कहीं ना कहीं बर्नर्ड स्कॉल्स की बात करें तो उन्होंने भी सिर्फ 3 ओवर डाले और 27 रन यहाँ पर दे डाला। एक ओवर जो है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर यहाँ पर बर्नर्ड स्कॉल्स को दिया जा सकता था। वो आपके प्राइम बॉलर है जैक ब्रासिल से एक ओवर लेकर जो आपने देखा वो जा रहे हैं तीसरे ओवर के लिए, वो कहीं ना कहीं बर्नर्ड स्कॉल्स को दे सकते थे वो एक्सपीरियंस के। शायद वहां पर अगर 2-3 रन भी वो बचा पाते तो शायद आप इस गेम को जीत सकते थे। यहाँ पर एक छोटी सी चूक हुई, आप मानेंगे? नहीं, जरूर मानूंगा, बिल्कुल ये होना चाहिए था। एक चीज जरूर है, यान फ्राइलिंग काफी ज्यादा खर्चीले साबित नजर आ रहे हैं। उनके लिए ये थोड़ा सा टेस्टिंग का वक्त चल रहा है, लेकिन उम्मीद है कि शायद वो इससे, क्योंकि एक्चुअली में क्या है कि उनकी स्लोअर बॉल यहाँ शायद हमें नाकाम करते हुए नजर आए। बहुत ही छोटा ग्राउंड है, स्लोअर बॉल अगर आप इस छोटे से ग्राउंड में कहीं दे मारेंगे तो बहुत मुश्किल होगा कि आप एक्सपेक्ट करें कि वो बॉल खड़ी हो जाए या ऐसा कुछ हो जाए। बहुत उम्मीद कम है। वो बड़े ग्राउंड में फंसाने के लिए अच्छा है कि हाँ आप स्लोअरों का इस्तेमाल कर रहे हैं और सामने वाले बल्लेबाज रीड कर पा रहे हैं कि ये शायद इनका हथियार है स्लोअर बॉल्स, तो इसको हमें थोड़ा वेट करके खेलना होगा, जो पिछले मैच में भी हमें दिखा था और इसमें भी दिखा है। यानी आप कह सकते हैं पूरी तरह से कि बहुत प्रेडिक्टेबल नजर आते हैं वो स्लोअर बॉल से, कि बैट्समैन को पता होता है कि ये आए तो स्लोअर ही डालेंगे। इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ट्रेंड फाइलिंग को चेंज करने की जरूरत है और ये स्लोअर बॉल ज्यादा काम आएंगे जब आपके लिए जो एरियाज होंगे ग्राउंड्स के वो कहीं ना कहीं बड़े होते चले जाएंगे। लेकिन जैसा यहाँ एक चीज की यहाँ पर मैं जरूर बात करना चाहूंगा, अब नेपाल की बैटिंग की बात करने की बारी आ गई है, माफ कीजिएगा नामीबिया की बैटिंग की बात करने की बारी आ गई है। लेकिन एक चीज यहाँ पर जरूर मैं कहना चाहूंगा कि नामीबिया की जो हम दाद देने की बात कर रहे थे कि एक दाद देनी होगी कि प्रिपरेशन जब वो T20 वर्ल्ड कप की कर रहे हैं तो वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। बिल्कुल, वो क्लियर नजर आता है। उन्होंने इस जहां पर वो क्लियरली देख रहे हैं कि जो अब तक जो फेवर है वो हमेशा चेस करने वाली टीम, माफ कीजिएगा पहले बैटिंग करने वाली टीम के लिए आराम से जाना है, तो क्यों ना हम भी टॉस जीतकर पहले बैटिंग ही ले। अब तक तीनों मैचेस, इस मैच से पहले मेरे ख्याल से तीनों पहले बैटिंग करने वाली टीम ने ही जीते हैं। यही कहीं ना कहीं हुआ और वो ट्रेंड से आराम से जा सकते, लेकिन उन्होंने ट्रेंड को बदला। उन्होंने टॉस जीता और फील्डिंग करने का फैसला किया, अपने प्लेयर्स को टफनेस में डाला। ऑलरेडी ग्राड रासमस टीम में है नहीं, टफनेस में डाला और उसमें भी लड़के ऑलमोस्ट इस गेम को जीत कर ले गए। वाकई में जी हाँ। ये क्या आप सोच कर देखिए क्या शानदार प्रिपरेशन होगी। और एक चीज और, वो घर से बाहर खेल जरूर ये तो और उसमें एड ऑन हो जाता है। तो कमाल, इसीलिए हम कहना कि दाद देना चाहते थे नामीबिया की कि उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया, टॉस जीत कर पहले फील्डिंग ली, सामने लगाया और ऑलमोस्ट इस गेम को जीतने वो कामयाब यहाँ पर हो गए थे। कहां पर चूके, अब बात करते हैं कि आखिर से क्रॉस लाइन को पार क्यों नहीं कर पाए। एंड बैटिंग कार्ड सामने है यहाँ पर, क्या लगता है आपको? ये जरूर देखिए, अगर आप देखेंगे ऊपर के ओपनर्स जो हैं लिंजेन, क्रूजर और क्वाइट्जे ने जो बॉलें ली हैं वो बहुत ज्यादा है। आप यहाँ पर चेस कर रहे हैं, आपको फ्लैट विकेट मिला है, तो यहाँ पर जो एक स्ट्रगल हुआ क्वाइट्जे की तरफ से, ऊपर के बल्लेबाज क्रूजर थोड़े रन्स कर रहे थे, उनके भी तरफ से रन्स आना बंद हो गए। लिंजेन बिल्कुल फ्लॉप हुए हैं आज और क्वाइट्जे 22 बॉलें उन्होंने ले ली, सेटल होते होते 22 बॉलों में 25 रन कर जा रहे हैं और टीम चेस कर रही है। तो आप चाहेंगे कि कम से कम 13-14 बॉलों बाद आप अपने आप को स्ट्राइक रेट को बदलें, सेटल इन होने के बाद आप थोड़ा सा ग्राउंड को देखें और शॉट्स खेलें और लगाएं और स्ट्राइक रेट को 150 तक का पहुंचाएं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उसके बाद काफी प्रेशर पड़ा आपके स्मिथ मिडिल ऑर्डर पर, फ्राइलिंग आए, स्मिथ आए, जैन ग्रीन नीचे आए, काफी ज्यादा प्रेशर पड़ गया। बिल्कुल सही कहा आपने, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बॉलें ले ली हैं जेपी क्वाइट्जे ने। और लिंजन की यहाँ बात करें किस तरह से आउट हुए, विकेट्स कैसे गिरे, वो नेपाल की बॉलिंग एनालिसिस से बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर फिर इयान फ्राइलिंग और जेजे स्मिथ के बीच में जो पार्टनरशिप हुई, वही पार्टनरशिप नामीबिया को वापस गेम में लेकर आए, वापस गेम में लेकर। लेकिन उसके बाद जैसे ही जेजे स्मिथ का विकेट गिरा, बैक टू बैक 2 विकेट गिरे थे, मेरे ख्याल दीपेंद्र सिंह यानी का ओवर था, बैक टू बैक जो 2 विकेट गिरे, लॉफ्टी टॉन एंड खराब शॉट खेलकर आउट हो गए, ये कहना होगा। बिल्कुल 5 ओवर में सिर्फ 48 रन चाहिए था जितना मुझे याद है। उस सिचुएशन पर आकर लॉफ्टी टॉन पहली ही बॉल पर हवाई फायर करने चले। और देखिए अगर हम, तो लॉफ्टी टॉन को इतनी जरूरत नहीं थी, 30 बॉलों में 48 रन, थोड़ा सा सेंसिबल क्रिकेट खेलते, थोड़ा दिमाग लगाते, थोड़ा साथ देते तो जरूर यहाँ हो जाता।
बिल्कुल सही कहा आपने। आपने वही गलती कहीं ना कहीं कर दी जो 2 मैचेस से नेपाल के बैट्समैन कर रहे थे और वो मिस आउट हो रहे थे। बहुत ही खराब गैर वाला शॉट था, 30 बॉल में 48 पे वो शॉट कहीं से भी नहीं बनता था। चलिए उसके बाद बात करें ट्रम्पल, मैंने थोड़ी कोशिश जरूर की वहां पर, कुछ शॉट्स लगाने की कोशिश की, बहुत ट्राई किया, लेकिन उनसे भी कहीं ना कहीं इतना हुआ नहीं। एक सिक्स जरूर उन्होंने लगाया, लेकिन ज़ेन ग्रीन की यहाँ बात करें तो उन्होंने काफी शानदार नीचे आकर रनिंग खेली है एंड दोनों ही गेम्स में ज़ेन ग्रीन ने कहीं ना कहीं थोड़ी अच्छी हिटिंग करने की कोशिश की है। कम से कम 50 ओवर में नहीं हुआ, लेकिन T20 में वो ट्राई जरूर कर रहे हैं कि मैं किस तरह से टीम में फिट हो जाऊं और टीम के लिए कंट्रीब्यूशन करूं, और यहाँ पर उन्होंने आज कंट्रीब्यूशन यहाँ पर किया है। जेजे स्मिथ की इनिंग की क्या यहाँ पर तारीफ करनी है, जरूर कमाल की इनिंग रही है। मेरे ख्याल से 26 गेंदों में 50 रन उन्होंने किए हैं, लगभग आप कह सकते हैं कि 200 की स्ट्राइक रेट से बैटिंग की है। तो कमाल की बैटिंग यहाँ पर रही है, उन्होंने जान डाल दी थी नाइविया की उस पार्टनरशिप में, उस मैच में जब वो वापसी कराने में कामयाब हुए थे। उनका जो विकेट गिरा वो बहुत क्रूशियल यहाँ पर विकेट गिरता हुआ नजर आया वहां पर। उसके बाद से नाइविया पूरी चेज में आ ही नहीं पाया। ज़ेन ग्रीन ने कोशिश जरूर की, लेकिन फिर भी रिकॉर्ड नेट काफी ज्यादा बढ़ चुका था। अब चलते हैं बॉलिंग की तरफ। आखिर 180 जो रन है उसे डिफेंड एंड किस तरह से नेपाल के बॉलर्स ने किया है। आज पेसर्स ने काफी बखूबी काम किया है, दीपेंद्र ने अपना रोल भी यहाँ पर प्ले किया है, लेकिन पेसर्स के बारे में आपसे जानना चाहूंगा किस तरह से तीनों पेसर्स ने आज बॉलिंग कराई है, क्या खासियत रही है आज उनके फर्स्ट स्पेल, सेकंड स्पेल वगैरह। नहीं जरूर देखिए, यहाँ पर अविनाश बोहरा ने लास्ट फेज में अगर हम देखें किस तरीके से 10 ओवर के बाद जो, जैसे आपने कहा था यार कि 10 ओवर के बाद लगाया तो बेहतर है, जरूर बहुत अच्छी कहीं ना कहीं फिर सही साबित हुआ है। बिल्कुल बहुत बेहतरीन बॉलिंग कराई है अविनाश बोहरा ने, ब्लॉक होल का इस्तेमाल किया। सोमपाल ने शुरुआत में जो विकेट दिलाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, करण ने एक विकेट दिलाया था शुरुआत में, थोड़े खर्चीले जरूर साबित हुए काफी ज्यादा। थोड़ा सा बाद में उनकी जो लय है, लाइन वगैरह वो थोड़ी सी बिगड़ गई और सामने वाले बल्लेबाज ने काफी ज्यादा अटैकिंग अप्रोच रखा, तो इससे इन पर और प्रेशर आया, तो इससे उनकी लाइन और लेंथ थोड़ी गड़बड़ सी हो गई। लेकिन दीपेंद्र सिंह ऐरी ने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है। जो T20 में है ही वो एक बेहतरीन प्लेयर, बहुत स्टार प्लेयर है नेपाल के लिए, तो उन्होंने आज साबित भी किया। 4 ओवर में 29 रन 2 विकेट, हर मैच में ही साबित करते हैं वो T20 में, तो आज उन्होंने बॉलिंग से करके दिखाया, सही वक्त पर आकर विकेट्स लिए और पार्टनरशिप को होने भी नहीं दिया, तोड़ा। लॉफ्टी डॉन का विकेट वहां पर उन्होंने निकाला, बहुत शानदार वक्त पर विकेट मिला। और अविनाश बोहरा की जो लास्ट में बॉलिंग रही, सोमपाल और करण ने जो शुरुआत में विकेट दिलाए वो बिल्कुल नेपाल के फेवर में गए। बिल्कुल, और यार लास्ट ओवर की जहां तक बात है, एक ओवर 12 रन चाहिए थे यहाँ डिफेंड करने के लिए करण केसी को, और उन्होंने बेहतरीन ब्लॉक होल का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर फाइनली काफी वक्त बाद हमें यहाँ पर देखने को मिला कि करण ने अपने एक्सपीरियंस का इस्तेमाल किया, बस इसी में कंसिस्टेंसी हमें नहीं दिखती, और यही सबसे बड़ी दिक्कत टीम के साथ जुड़ी रहती है। अब एक मैच में परफॉर्मेंस आता है तो देखिए किस तरह से टीम जीतती है, रिजल्ट किस तरह से आपके फेवर में आते हैं। इसमें कंसिस्टेंसी बड़ी रहनी चाहिए। कंसिस्टेंसी मतलब हर मैच में नहीं, लेकिन कम से कम हर 3 मैच में, 2 मैच में तो हो, हर 2 आउट ऑफ 3 मोमेंट में तो हो, लेकिन वो हमें देखने को नहीं मिल रही। लेकिन आज के डे में ब्लॉक होल्स, बेहतरीन यॉर्कर्स का इस्तेमाल किया गया है, पैरों को टारगेट किया गया है, और अविनाश बोहरा, करण केसी की तरफ से सेकंड उनके स्पेल में, जिसका कहीं ना कहीं क्रेडिट जाएगा कि नेपाल ने इस गेम को शानदार तरीके से लास्ट के 5 ओवर में अपनी तरफ वापस से खींचने की कोशिश यहाँ पर जरूर की थी। और दीपेंद्र सिंह ऐरी का वो विकेट जो उन्होंने बैक टू बैक 2 विकेट निकाले, और टर्निंग पॉइंट ऑफ द गेम था। काफी हिटिंग हो गई थी उस ओवर से पहले, लेकिन उस ओवर में उन्होंने गेम को वापस आने की कोशिश की। यहाँ तक कि दीपेंद्र सिंह ऐरी के अपने उसके अगले ही ओवर में काफी भारी हिटिंग हो गई, बहुत ज्यादा काफी रन गए थे, शायद 15 से 18 रन करीब दीपेंद्र सिंह अपने लास्ट ओवर में खर्च किए। वहां पर फिर नावे वापस आया, लेकिन उसके बाद अविनाश बोहरा का जो ओवर आया वो कमाल का ओवर था। अविनाश बोहरा ने बेहतरीन डेथ ओवर्स का इस्तेमाल किया, अपनी बॉलिंग का इस्तेमाल किया, और करण केसी ने जो डिफेंड किया वो फॉलो किया है। अविनाश बोहरा के जो एरियाज थे बॉल डालने के, उन्हीं को करण ने फॉलो किया, और कमाल की बॉलिंग यहाँ पर आज रही है। आज के डे में कम से कम पेसर्स, तीनों पेसर्स ने बेहतरीन काम किया है, बस इसी में कंसिस्टेंसी कितनी रहती है वही सबसे बड़ा बात यहाँ पर बनी रहेगी। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना है। उसी तरह से नेपाल इस गेम को जीतने में कामयाब हुआ और वापस आया स्ट्राइक सीरीज में। अब बहुत दिलचस्प हो गया, कल नीदरलैंड के खिलाफ, मेरे ख्याल से कल ही है नीदरलैंड के खिलाफ मुकाबला है, बहुत दिलचस्प होगा। और कल नेपाल यहाँ पर जीत जाता है तो डेफिनेटली बहुत हाई चांसेस बढ़ जाएंगे उनके फाइनल खेलने की। तब नाइबिया पे नेट की तलवार लटकती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। डेली क्रिकेट की अगर आपको एनालिसिस पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और अपनी तरफ से जो भी आप सपोर्ट कर सकते हैं जरूर सपोर्ट करिए, लेकिन काम के दम पर लगातार बने रहिए। कम्युनिटी टैब को चेक करना मत भूलिएगा।